आज का हमारा वीडियो हिंदी की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उस पर आधारित है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपके हिंदी के बीपीडीओ वीडियो या जो आपके अदर एग्जाम होने हैं अभी उनको लेकर के बनाई गई है। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने कई बार यहाँ पर मेंशन कर दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें और खुद सॉल्व करें। देखो फिर उसके बाद कमेंट में लिखें कि हमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से। मैं ये मान के चलता हूं कि जो ये पेपर बनाया है 15 प्लस आपका बहुत अच्छा स्कोर है। 18 है तो बेस्ट है, 18, 19, 20 अगर इस 3 रेंज में ला रहे हो तो बहुत अच्छा है। 15 से ऊपर 16 हो 17 हो ठीक स्कोर है, वो बुरा नहीं है। लेकिन 15 से नीचे है तो आपको हिंदी में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इसे पहले पूरा पीडीएफ से खुद सॉल्व करें, उसके बाद यहां से मिलान कर लें। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं हिंदी भाषा में लेखन के दौरान किस चिन्ह का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग किस चिन्ह का होता है? तो आपके विराम चिन्ह दिए हुए हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक। जो सबसे ज्यादा हिंदी लेखन में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सबसे अधिक उपयोग होता है। चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ है। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब एक तरीके से घबरा जाना, हतप्रद। जब आदमी को कोई ऐसी बात सुनाई दे या कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे कि वो क्या डर गया हो तो उसे हम बोलते हैं कि वो घबरा गया हो, तो बोलते हैं इसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई हैं। तो इसका मतलब है घबरा जाना। अचानक से किसी की चीज को देख करके हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन जो बहुत तीव्र हो जाते हैं उन्हें हम चेहरे की हवाइयां उड़ना बोलते हैं। कौन सा एक शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का आपको पता है, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, वसुधा भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो कौन नहीं होता है कह रहा है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? भारतीय। भारतीय पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, प्रफुल्लित बिल्कुल सही है। नम्रता, नर्मता नहीं होता है बल्कि नम्रता होता है, तो इसका मतलब अशुद्ध यही है। बाकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बिल्कुल सही है। इसका ब्रिज नहीं होती, री नहीं होती, र होता है, ब्रज भाषा। और ये श्रृंगार, श्रृंगार में एक्चुअल में ये नहीं होगा। ये क्योंकि री की मात्रा लगी है तो फिर रॉ की मात्रा नहीं लगेगी। तो यहां पर इस शब्द, सही शब्द श्रृंगार का ये है। तो इसमें ये गलत शब्द है, बाकी सारे सही हैं। श्रृंगार भी सही है लेकिन इस रूप में है, वो थोड़ा प्रिंटिंग की वजह से मिस्टेक हो गई है, तो इस वजह से तो ये यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला श्रृंगार है। क्योंकि इसमें जो ये मात्रा, इसमें जो ये मात्रा होती है ये रॉ की होती है। अगर यहाँ री लगी है तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। ए सरदार पटेल ने, बी गोपाला स्वामी आयंगर ने, सी बी आर अंबेडकर ने, या डी महात्मा गांधी ने। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव सबसे पहले रखा था वो गोपाला स्वामी आयंगर ने रखा था। इन्हीं के प्रस्ताव पर आपका हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचमाक्षरों को का उच्चारण स्तर होता है। अंतिम पंचमाक्षर, क वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर क्या होता है? च वर्ग का क्या होता है? ट वर्ग क्या क्या होता है? त वर्ग क्या क्या होता है? प वर्ग का क्या होता है? म। तो ये 5 को हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। ये हमारे स्पर्शी व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम या 5वें वर्ण होते हैं। तो ये अनुनासिक के होते हैं, यानी कि ये आपके बोलते समय किसी भी, क्योंकि जिस वर्ग में है, जैसे ण है तो कंठ वर्ण है वैसे ये, तो लेकिन इससे कंठ होते हुए नाक से ध्वनि निकलेगी। ये क्या है? तालव्य है, तो ये तालव्य होना चाहिए। लेकिन यो क्या होगा? हम तालु से भी बोलेंगे लेकिन नाक से ध्वनि छूटेगी, इसीलिए इन्हें अनुनासिक के बोलते हैं।
तो ये सारे पंचमा अक्षर होते हैं अनुनासिक के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव, दिनकर तत्सम शब्द है, दिवाकर तत्सम शब्द है, प्रभाकर तत्सम शब्द है, सूर्य तद्भव शब्द है। तो सही आंसर होगा सूर्य, सूरज, क्योंकि इसका जो तत्सम है वो होता है सूर्य, तद्भव क्या है? सूरज। तो सही आंसर होगा सूरज। तद्भव पूछ रहा है, ये सब तत्सम है, तो सूर्य तत्सम शब्द से आपका सूरज तद्भव बना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र का सही विलोमार्थक शब्द क्या है? अर्थ क्या है? विलोमार्थक अर्थ क्या है? विलोमार्थक शब्द जनतंत्र, गणतंत्र और जनतंत्र, राजतंत्र, शासनतंत्र, लोकतंत्र। जो आपका ये विकल्प दिए हैं जनतंत्र और गणतंत्र, ये तो सब इसके पर्यायवाची हैं। गणतंत्र का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च जो आपका पद है वो जनता द्वारा चुना जाए, उसे हम गणतंत्र बोलते हैं। तो जैसे हमारा इंडिया है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है, कोई वंशानुगत नहीं है, इसीलिए हमारा आपका क्या है? भारत एक गणतंत्र है। अगर भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इंग्लैंड की तरह क्या होता? वंशानुगत रूप से होता, किसी राज परिवार से होता, तो हम भी क्या होते? राजतंत्र होते। तो हम गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। तो ये सही आंसर है। कौन सा एक शब्द टीका शब्द का अर्थ नहीं है? टीका, टीका तिलक को भी बोलते हैं टीका, फलदान को भी टीका बोला जाता है, किसी चीज की व्याख्या करने को भी टीका बोलते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो गीता रहस्य है वो टीका है, जो आपने क्या बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, गीता पर टीका लिखी है, यानी कि उसकी व्याख्या की है, तो वो टीका होगी। आडंबर शब्द का अर्थ टीका नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर है डी। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। बृहस्पति ग्रह का रोष दूर करने के लिए जो पीले रंग का रत्न है उसे कहा जाता है पुखराज। क्या कहा जाता है? पुखराज। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? यानी कि विशेषण संबंधी अशुद्धि, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। यहां पर चिकित्सा संज्ञा है, सर्वोत्कृष्ट इसकी आपका विशेषण है। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, ये गोपनीय इसका रहस्य, इसमें क्या है? संज्ञा है, गोपनीय इसकी विशेषण है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ संज्ञा है, ठंडा उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण है। आप जैसा सज्जन कौन होगा? सज्जन कौन यहां पर क्या होगा? सर्वनाम होगा और सज्जन उसका विशेषता होगी। तो ये विशेषण शब्द आप देखिए, ये जो आपका सर्वोत्कृष्ट है, गोपनीय है, ठंडा है, सज्जन है। अब इसमें से कहां गलत है? देखो, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, सर्वोत्कृष्ट। किस वाक्य में? वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, ये है नहीं है। 11वां क्वेश्चन में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, नहीं है इसका, तो ये इसमें तो आपका नहीं है। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, यहां पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि रहस्य के साथ गोपनीय लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें एक रहस्य है, अपने आप ही सही हो जाता, तो ये गलत है, हो गया है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ क्या होती है? स्त्रीलिंग होता है, तो ठंडा नहीं होना चाहिए, यहां पर ठंडी होनी चाहिए। आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो यहां पर आपका जो आप जैसा सज्जन, तो यहां पर इसमें होना चाहिए था आपके जैसा सज्जन कौन होगा। तो यहां पर जो ये जो सज्जन लगा है वो आपका गलत लगा हुआ है, क्योंकि इसमें आपका के जैसा के साथ होना चाहिए, ना कि जैसा के साथ। तो ये जो आपका यहां पर विशेषण है ये गलत है, तो सही है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संज्ञा शब्द है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। आपके संज्ञा शब्द कौन सा है? क्रोध। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। बाकी क्रुद्ध, ये क्रोधित है जो, वो होगा आपका क्रिया शब्द। क्रोधी किसी के स्वभाव को बता रहा है, या क्रुद्ध होना वह एक क्रोधी व्यक्ति है, तो इसका मतलब क्रोधी यहां विशेषण है।
क्रुद्ध भी क्या है? विशेषण शब्द है। क्रोध क्या है? संज्ञा शब्द है। क्रोधित क्या है? क्रिया शब्द है। वह क्रोधित हुआ, ये क्रिया होगा, ये विशेषण होगा, ये विशेषण होगा, क्रोध संज्ञा शब्द होगा। अगला, वह गलत होने से डरती है, रिक्त स्थान पर आएगा। ज्यादा डरती है, बहुत डरती है, अधिक डरती है, कम डरती है। तो वह गलत होने से ज्यादा डरती है, ये तो सही नहीं बैठेगा। वह गलत होने से बहुत डरती है, यहां पर बहुत होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है बहुत। जो फिट बैठ रहा है यहां पर वो बहुत है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। पहले विशेषण है तो नहाना क्या है? क्रिया। खेलना क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। धातु दौड़ धातु से बना है, खेल धातु से बना है, नह धातु से बना है, तो धातु शब्द है। शिष्ट क्या होता है? विशेषण शब्द है, किसी के व्यवहार को बताता है, तो यानी कि शिष्ट से शिष्टता नामक आपका भाववाचक संज्ञा बनी है, तो ये आपका सही आंसर होगा शिष्टता। इसमें नियंत्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? नियंत्रित, तो नियंत्रित में क्या लगा है बताओ? नियंत्रित, जिस पर नियंत्रण न हो, तो इसका मतलब इसका सही आंसर है नी। अगला क्वेश्चन है, भानुदय शब्द में कौन सी संधि होगी? भानुदय, देखो भानुदय किससे बना है? भानु, भानु धन उदय, अंतिम पद का अंत किसमें हुआ? भानु। छोटा उ में आरंभ किसमें हुआ? छोटा उ में। जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो कैसा बन जाता है? दीर्घ स्वर। तो ये क्या बन गया है? नौम, इनकी मात्रा क्या बन गई है? बड़े ओ की, बाकी दय, भानुदय, यानी कि दीर्घ संधि। जब दो छोटे मिलकर के एक बड़ा बनाते हैं तो दीर्घ, दो बड़े मिलकर के बड़ा बनाते हैं तो भी दीर्घ, दो आपके एक छोटा एक बड़ा मिलकर के बनाते हैं तो तब भी दीर्घ, लेकिन होने एक जैसे चाहिए। ये नहीं कि ई के साथ ऊ बड़ा हो, ये नहीं, ई के साथ ई बड़ी होनी चाहिए, ओ के साथ ऊ बड़ा होना चाहिए, औ के साथ औ या आ जो भी बड़ा हो, औ या आय की बात है, क्योंकि वो एक दूसरे के लघु और दीर्घ हैं। दोस्त तुम्हारा है और मुझे विश्वास है, सॉरी, किस शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय। ननिहाल, बेहाल, खुशहाल और बहाल। तो इन शब्दों में सब में जो आपका ननिहाल है, हाल शब्द प्रमुख है, ननी इसमें उपसर्ग लगा है। हाल शब्द प्रमुख है, बे इसमें उपसर्ग लगा है। हाल शब्द प्रमुख है, ब इसमें उपसर्ग लगा है। जबकि यहां प्रमुख क्या शब्द है? खुश। और हाल इसमें क्या लगा है? प्रत्यय। हाल इसमें क्या लगा है? प्रत्यय, खुशहाल। तो खुश इसमें मूल शब्द है, उसके पीछे जो चीज लगी, इनमें सब में क्या लगी है? आगे लगी है, तो उपसर्ग है इनमें, इसमें क्या है? प्रत्यय है, तो ये सब सही होगा। दोस्त तुम्हारा है और मुझे विश्वास है। दोस्त तुम्हारा है एक वाक्य, मुझे विश्वास है दूसरा वाक्य। तो ये और से इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जब दो स्वतंत्र वाक्यों को किसी अव्यय शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो वो अपने आप में संयुक्त होता है, क्योंकि हम इनको तोड़ भी देंगे तो दोनों के संयुक्त अपने स्वतंत्र अर्थ होंगे। संयुक्त को तोड़ने पर ये मिश्र होता तो एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो रहा होता, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता। जबकि संयुक्त वाक्य में ये होता है कि दो उपवाक्य अगर तोड़ भी दिए जाएं तो उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध भक्ति काल से नहीं है? नामदेव, दादू, रैदास या विद्यापति? नामदेव बिल्कुल है, नामदेव जो अभंग हैं, इन्होंने आपके महाराष्ट्र के संत हैं, कबीर के समकालीन थे। दादू दयालु कबीर के समकालीन थे। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। तो कबीर के समकालीन जो भी है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? भक्ति काल में। विद्यापति, जो विद्यापति रहे हैं वो भक्ति काल के नहीं बल्कि आदिकाल के आपके महान साहित्यकार रहे, जिनका संबंध आदिकाल से है। हिंदी का आदिकाल या वीर गाथा काल जिसे बोलते हैं उससे है, बाकी वो सब आपके भक्ति काल से है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये आपको पहले पीडीएफ आपके वहां से प्राप्त करनी है। जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, फिर उसके बाद वहां से सॉल्व करके आप यहाँ से मिलान कर लें और कमेंट्स में अपने नंबर बताएं और
कोई आपको सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।